हेलो फ्रेंड्स, सचिन स्टडी सर्कल में मैं सचिन सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम एमपीजी के सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम एमपीजी के टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और हमारे द्वारा सबसे पहला टॉपिक लिया गया था मध्य प्रदेश की गुफाएं और जिसे हमने पूरा समाप्त कर दिया था। इसमें हमने मध्य प्रदेश की सभी आईएमपी महत्वपूर्ण गुफाओं को पढ़ा था और कुछ गुफाओं को उनके नाम और उनके जिले सहित याद किया था। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि नदियों से हमेशा कोई सी भी परीक्षाएं हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हो, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हो, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी हो या कोई सी भी कांस्टेबल, जो भी परीक्षाएं सब में मध्य प्रदेश की अगर परीक्षा है तो मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो फैक्ट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बस आपसे एक ही आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए 10 से 15 मिनट के छोटे वीडियो लाता हूँ और उसमें आईएमपी जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ और वो फैक्टर जो आपको अन्य ऑनलाइन क्लासेस के में जो 1 घंटे के लेक्चर में बताई जाती है वही मैं आपको जल्द से जल्द कम से कम समय में कवर करवाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों अगर बात करें तो विश्व में जो सर्वाधिक नदियाँ हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ, वो भारत अपने देश में ही प्रवाहित होती है। क्योंकि भारत, हम शुरू से भारत के बारे में बात करते आए हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक भूमि वाला देश है। तो यहाँ पर अपने देश में नदियाँ भी सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। साथ ही अगर बात करें तो भारत देश में तो सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है, किंतु मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि भारत देश में सर्वाधिक नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित की होती है। और दोस्तों यही कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है कि नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी नामों के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश नाम किसने रखा। उसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा आपको मैं कहानी के रूप में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं। मायका का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि मायका का अर्थ होता है कि किसी भी लड़की के जो घर होता है, माता पिता का घर, उसको मायका कहते हैं। तो ये नदियों का मायका मध्य प्रदेश क्यों कहलाएगा? तो यहाँ मायका कहने का तात्पर्य यह रहेगा कि जितनी भी नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, उनका उद्गम उनका उद्गम स्थान तो मध्य प्रदेश है। उनका उद्गम स्थान तो मध्य प्रदेश है, भले वो उसके बाद में मध्य प्रदेश से किसी भी राज्यों में प्रवाहित हो जाए। जैसे हम बात करें चंबल की, चंबल मध्य प्रदेश से उद्गम होती है, अर्थात निकलती है महू जाना पाओ की पहाड़ी से, और उसके बाद में वो बहते हुए कहाँ चली जाती है? चंबल में नदी में चली जाती है। चंबल नदी की कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ पर है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इटावा के पास जाके चंबल नदी मिल जाती है। शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। उज्जैन
जिले से निकलती है, महाकालेश्वर की नगरी से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूरी पे जाके वो चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल जाके कहाँ मिल जाती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल रही है, मतलब उनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। तो बच्ची जहाँ पैदा होती है वो उसका मायका कहलाता है, क्योंकि शादी होने के बाद तो वो ससुराल में चली जाती है। तो उसी प्रकार जितनी भी नदियाँ हैं, ये समस्त नदियाँ जो इनका उद्गम हो रहा है, इनका जन्म हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। तो ये अब मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग ये उपनाम जो मध्य प्रदेश का आईएमपी नाम है और कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, अब आपको ये स्टोरी के माध्यम से अच्छे से ध्यान रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों, मोस्ट आईएमपी सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फैक्ट तो याद करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारियाँ भी दूंगा दोस्तों। फैक्ट केवल एक लाइन का है कि मध्य प्रदेश की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है? हम जानते हैं कि गंगा नदी, यमुना नदी, ये सभी नदियाँ जो बहुत सारी नदियाँ हैं जो उत्तर भारत से निकलती है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत मतलब भारत का सबसे ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत पर बहुत अत्यधिक मात्रा में बर्फ़ होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। और ये नदियाँ सारे ग्लेशियरों से निकलती है, अर्थात उनके उद्गम होने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्रोत होता है नदियों के लिए कि उसमें निरंतर पानी बना रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई उद्गम स्थान पर कोई ग्लेशियर, कोई बर्फ़ वगैरह नहीं होती है। तो ऐसी नदियाँ जो किसी पहाड़ों से निकल रही है बिना किसी स्रोत के, वो सभी नदियाँ क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। अतः मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर एक दोस्तों बहुत मोस्ट आईएमपी फैक्ट बताने जा रहा हूँ, एग्जामों में पूछा गया है और बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो आपको इसका आंसर हमेशा करना है दोस्तों, गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। आपको ऑप्शंस 4 दे दिए जाते हैं। तो 2 ऑप्शंस तो बहुत भिन्न होते हैं जो आप पहले ही अलग कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। एक होता है नर्मदा अपवाह तंत्र और एक होता है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। अगर हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो 90% बच्चों का दिमाग ये कहता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, 16 जिलों से होकर निकलती है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करती है, मध्य प्रदेश में ही 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कुल मध्य प्रदेश से बह के निकलने वाली नदी नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो हो सकता है अपवाह तंत्र भी उसी का बड़ा हो, स्वाभाविक सी बात है सोचने के लिए, लेकिन दोस्तों ये गलत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अगर पूछा जाए तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। उसका कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश से नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, फिर वो दूसरे राज्यों में होकर बहना शुरू कर देती है। तो मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियाँ निकलती है, तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इस जगह से जो नदियाँ निकल रही है, चंबल नदी, शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, ये सब नदियाँ जाकर यमुना नदी में मिल जाती है या कुछ सीधे गंगा में जाके मिल जाती है। और यमुना नदी में जो नदियाँ मिलती है तो यमुना भी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो सभी नदियाँ कहाँ जा रही है? गंगा में जा रही है और यमुना से मिल रही है। तो इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र रहेगा। और इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने अच्छे से आपको समझाया है, क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में ज़रूर बनते हैं। दूसरा फैक्ट हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं, 5 बड़ी नदियाँ, उनका आपको सीक्वेंस और पांचों नदियों का किलोमीटर मैं आपको एक एक नदी में बताते जाऊंगा, कौन सी नदी कितने किलोमीटर की है, कितना मध्य प्रदेश में क्षेत्र कवर करती है। तो आपको उन नदियों के बारे में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी इनका सीक्वेंस ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो हमें नर्मदा का तो पता होता है, किंतु चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है।
और हम सीक्वेंस को नहीं लगा पाते हैं। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी, सबसे बड़ी नदी है। और नंबर 2 पे चंबल नदी है, नंबर 3 पे सोन नदी है, नंबर 4 पे ताप्ती नदी है और नंबर 5 पे बेतवा नदी है। दोस्तों आपको ये पांचों का सीक्वेंस याद जरूर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किलोमीटर की दृष्टि से या लंबाई की दृष्टि से इनका सीक्वेंस किस प्रकार रहेगा, तो ऑप्शंस में अपने पास में रहते हैं नर्मदा, और इस तरह से चिन्ह बना दिया जाता है छोटे बड़े का, बड़े छोटे का। जैसे नर्मदा बड़ा है तो चिन्ह इस तरह से बनेगा इसमें, चंबल फिर सोन, ये सीक्वेंस को परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कहीं पे सोन आगे हो जाएगा, चंबल पीछे हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये आपको इसमें इतना करना रहेगा। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती एवं बेतवा है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश में अब नदियों की, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं नर्मदा नदी से, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों कहा जाता है दोस्तों? हम जानते हैं जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का अत्यधिक क्षेत्रफल को कवर करके चलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में हमेशा पानी रहता है, जिससे अनेक उस पर सिंचाई परियोजनाएं चल रही है और जिससे किसान भाइयों को अपनी खेती के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त हो जाता है और उसी से मध्य प्रदेश का कृषि विकास भी होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो अब हमने पहले मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट थे वो पढ़े थे। उसके बाद अब हम एक एक नदियाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता। और ये मध्य प्रदेश का प्रत्येक बच्चा बच्चा जानता है कि नर्मदा जी हम लोगों के लिए एक खुशी का दाता है, क्योंकि नर्मदा जी ने हमेशा हमें खुशी ही दी है। क्योंकि नर्मदा जी से स्नान से ही कहते हैं हर हर गंगे हर हर नर्मदे, है ना, सारे हमारे पाप धुल जाते हैं। तो अभी पाप तो हम बाद में धोएंगे दोस्तों, पहले हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से और चाहेंगे कि माँ नर्मदा हमारे में ज्ञान को बढ़ाए और आप लोगों की परीक्षाएं निकले, आप लोग आगे बढ़ें। हम यही माँ नर्मदा जी से आशा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा जी एक संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा प्रदेश की सबसे बड़ी, ये याद रखिएगा, हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और देश की, पूरे देश की 5वीं बड़ी नदी नर्मदा है। तो ये फैक्ट है इसमें कि सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है? नर्मदा। और देश में कौन सा स्थान आता है नर्मदा का? तो 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर नर्मदा पुराण लिखा गया है। कोई सी भी नदी नहीं है जिस पे कोई प्रकार का पुराण लिखा हो, केवल नर्मदा नदी है जिस पे नर्मदा पुराण लिखा है। और दोस्तों ये आप भी सभी जानते हैं, ये कहा जाता है, ऐसी तथ्य हैं पुराने लोगों के द्वारा कहे गए हैं कि गंगा में स्नान से जो हमारे पाप धुलते हैं वो केवल नर्मदा मैया के दर्शन से ही हमारे उतने पाप धुल जाते हैं। मतलब केवल नर्मदा जी का दर्शन मात्र ही हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। तो नर्मदा नदी पर नर्मदा पुराण लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा जी की अगर बात करें तो जो नर्मदा है, ऐसा पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शंकर से इनका उद्भव हुआ है नर्मदा जी का। और चूंकि ये शिव जी के शरीर से प्रकट हुई है, किससे प्रकट हुई है? शिव जी के शरीर से। तो इसीलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी फैक्ट बता रहा हूँ, इसीलिए इसे शिव तन्या कहा गया है। नर्मदा जी को शिव तन्या भी कहा गया है। शिव मतलब शिव जी, तन्या मतलब तन, शरीर। तो शिव जी के शरीर से चूंकि ये प्रकट हुई है तो अतः इसी कारण इसे शिव तन्या कहा गया है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न बनते परीक्षाओं में
कि इनमें से कौन सा नाम नर्मदा जी का है, और 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो आपको याद रखना है शिव तनया नाम नर्मदा जी का ही है। और किस कारण से है? क्योंकि ये शिव जी के शरीर से प्रकट होती है। यहीं आपको कुछ नर्मदा जी के अन्य नाम भी दोस्तों याद करना है कि नर्मदा जी के नामों में एक रेवा नाम है, सोमा देवी नर्मदा जी को कहा जाता है, मेकल सुता कहा जाता है। मेकल सुता इसलिए कहा जाता है कि मेकल सुता का अर्थ होता है मेकल की पुत्री, क्योंकि ये मेकल पर्वत से निकली है, मेकल पर्वत श्रृंखला से निकली है, इसलिए इसे मेकल सुता भी कहा जाता है। शंकर जी के कारण इसे शंकरी कहा जाता है। और भूगोलविद टॉलमी हैं, ये भूगोलविद हैं टॉलमी, जिन्होंने नर्मदा को नामोदास कहा है। ये नामोदास कहा है नर्मदा जी को, नर्मदा जी को टॉलमी ने क्या कहा है? नामोदास कहा है। और इसे अमरकंटी भी कहते हैं, क्योंकि अमरकंटक से निकली है इसलिए इसका नाम अमरकंटी भी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कराता हूँ नर्मदा जी के बारे में कि नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी एवं देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पर नर्मदा पुराण भी लिखा गया है। नर्मदा नदी भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुई है, इन्हीं कारणों से इसे शिव तनया भी कहा जाता है। नर्मदा जी के कुछ अन्य नाम हैं और ये सभी नाम दोस्तों आपको याद करना पड़ेंगे कि नर्मदा जी को रेवा, सोमा देवी, मेकल सुता, शंकरी, नामोदास, अमरकंटी भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो आपको नर्मदा नदी के बारे में पता होना चाहिए कि यह अमरकंटक से निकली है। नर्मदा नदी अमरकंटक से दोस्तों निकली है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है कुछ, आपको जो मैं ओरली बताता हूँ उसे लिख लीजिए। और दोस्तों आपको पहले भी मैंने कहा है कि साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने नोट्स बनाएं। आप इस वीडियो को समय समय पे पॉज कर करके अपने नोट्स लिख सकते हैं। और फैक्ट सारे मैं निकाल के ला रहा हूँ, आपको अन्य किसी किताब से, अन्य किसी जगह से मुझे लगता है पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप 100% किसी भी परीक्षा में नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न अवश्य लगा के आ पाएंगे। तो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है और ये 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है। यात्रा करती मतलब इतने क्षेत्र प्रभावित होती है। और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलती है और 1312 किलोमीटर चलने के पश्चात गुजरात में भरूच नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है ये। तो इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। जितने आप क्वेश्चन उसमें निकालेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी किस राज्य में जाकर समुद्र में मिल जाती है? गुजरात में। किस स्थान पर? भरूच नामक स्थान पर। नर्मदा नदी किस सागर में मिल जाती है? अरब सागर में। ये देखिए दोस्तों, एक ही लाइन में मैंने 5 फैक्ट बता दिए आपको। तो आपको बस इसी तरीके से फैक्टों को निकालना सीखना है। आप स्वयं प्रश्न बनाना जैसे ही सीख जाएंगे आप सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। अब बात करें पवित्रता के आधार पर। पवित्रता की बात चल रही है तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बहुत सारे पवित्र तथ्य बताए हैं, तो इसीलिए पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा जी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, इस पर आप भी लिख लीजिएगा वहाँ पर, आप जिस पेन कॉपी से अगर लिख रहे हैं तो, कि नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है, अपवाह मतलब जो प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, वो वृक्षाभ प्रणाली का है। अब देखिए सारे शब्दों को मैं बिल्कुल तोड़ कर उसको मरोड़ कर सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रायद्वीपी नदियों के बारे में बताया कि प्रायद्वीपी क्यों कहा गया, नदियों का मायका मायका क्यों कहा गया, क्योंकि सभी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल रही है, उद्गम उनका वहाँ पे हो रहा है, जन्म स्थान मध्य प्रदेश में, इसलिए उसे नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा। वैसे ही मैं बताऊँगा वृक्षाभ प्रणाली क्या होती है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेन नदी मैंने बना दी है नर्मदा नदी। अब इसकी चूँकि बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी में आके मिलती है, ये इस तरीके से नर्मदा नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर मिल गई है। आप जब दोस्तों इसको देखोगे तो ये आपको एक वृक्ष के आकार का दिखना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से वृक्ष के
आकार का। तो चूंकि ये वृक्ष के आकार की नदी दिखती है इसलिए इसे वृक्षाभ प्रणाली कहा जाता है। तो ये उसका आकार है, रूप है नदी का। तो नर्मदा नदी किस प्रकार दिख रही है? वृक्ष के आकार की दिख रही है। जैसे वृक्ष में कैसी टहनियाँ होती है अलग अलग, वैसे ही बहुत सारी सहायक नदियाँ आके उसमें टहनियों के हिसाब से रूप में मिलती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? वृक्षाभ प्रणाली कहा जाता है। अब बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो 41 सहायक नदियाँ हैं। और ये जो 41 सहायक नदियाँ हैं, ये बहुत आईएमपी फैक्ट है दोस्तों कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कितनी है? 41 है, जिसमें से 39 सहायक नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश की ही है। केवल 2 नदियाँ गुजरात सीमा में मिलती है, जब बाकी 39 सहायक नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से ही मिलती है। आगे बात करेंगे हम। तो नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ है। इस प्रकार के कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, या हम नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो सारे प्रश्न चूंकि हमें करना है, सारे फैक्ट याद करना है, कोई सा भी नहीं छोड़ूंगा मैं, इसलिए ये एक लाइन लिख दी है इसमें कि नर्मदा नदी का वाहन क्या माना जाता है? मगरमच्छ को माना जाता है। दोस्तों, नर्मदा नदी की बात करें तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि जब ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है तो उस समय एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, इस टाइप से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। 4 ऑप्शंस रहते हैं इसमें, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, टाइप इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भी ये सबसे बड़ी नदी है। तो ये याद रखिएगा अच्छे से कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, नर्मदा ओंकारेश्वर में 2 धाराओं में बह जाती है। एक धारा बहती है कावेरी नदी के रूप में। मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि नर्मदा को ओंकारेश्वर में कावेरी नदी भी कहा जाता है। ये आप इसे मोस्ट आईएमपी फैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कावेरी नदी हमने भारत में भी एक पढ़ी है, लेकिन इसे कावेरी नदी मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है। और ये 2 पहाड़ियों में विभक्त हो जाती है और उसमें एक ओंकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। ओंकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है और इसी पर ओंकारेश्वर मंदिर है। तो अब दोस्तों, द्वीप क्या होता है? चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि भारत प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ओंकारेश्वर द्वीप क्या? तो द्वीप का अर्थ होता है चारों ओर से पानी से घिरा होना। तो जब ओंकारेश्वर में नर्मदा जी ऐसे बहते हुए, ये देखिए नदी आ रही हैं बहते हुए, और ये यहाँ से 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए, फिर ये वापस से एक धारा बन गई। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, बीच का क्षेत्र जो बचा है, ये जो बीच का क्षेत्र बचा है दोस्तों, ये क्षेत्र यहाँ पे आपका मंदिर बना हुआ है। तो ये नदी इधर से निकल गई, ये नदी इधर से निकल गई 2 धाराओं में, और फिर एक बन गई है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये ओंकारेश्वर द्वीप कहलाता है, क्योंकि चारों ओर से देखिए ये पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो चारों तरफ से घिर गया, जैसे समुद्रों में द्वीप होते हैं उस प्रकार से। तो इसीलिए इसे ओंकारेश्वर द्वीप कहा जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। और दोस्तों, मैं सारे फैक्ट आपको रटवा नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये जीवन पर्यंत याद रहेंगे और आप इन्हें हमेशा याद करके और परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नर्मदा नदी को उत्तर से दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पारंपरिक नदी भी होने का गौरव प्राप्त है। अब ये उत्तर से दक्षिण भारत को विभाजित करना मतलब क्या? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत देश है ना, डायग्राम बना रहा हूँ अभी मैं दोस्तों, ठीक है, मान लेना ये भारत है, ठीक है। तो नर्मदा नदी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र हो गया और नीचे का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र देखो बराबर भाग बांट रही है 2 भागों में। तो इसीलिए नर्मदा को कहा जाता है कि ये भारत को उत्तर और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। तो मुझे लगता है कि जितने मैंने आपको फैक्ट बताए और समझाया है जिस तरह से, वो आप सभी को समझ आया होगा। तो बस दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन और एक ही आशा करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं। और आप भी बिल्कुल जितने मैंने नोट्स बताए हैं उन्हें एक पेन कॉपी का उपयोग करके ज़रूर लिखें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।